शुक्रवार 30 जनवरी 1948 को हमेशा की ही तरह गांधी जी सुबह 3:30 बजे उठ जाते, प्रार्थना करते हैं, 2 घंटे के कुछ कागजी कामकाज को निपटा के दोबारा सोने चले जाते हैं। इस बीच आभा और मनु उनके लिए मीठा नींबू पानी बनाती है जिसे वो पीते रहते हैं। कुछ देर की नींद के बाद गांधी जी तकरीबन 8 बजे जागते। इस समय गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में रुके हुए थे। यह दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित 2 मंजिला इमारत थी जिसमें एक बड़ा लॉन भी था। बिरला परिवार ऊपरी मंजिल में शिफ्ट हो गया था। गांधी जी और उनके सहयोगी ग्राउंड फ्लोर का इस्तेमाल कर रहे थे। भारत को आजादी मिले करीब 5 महीने हो गए थे। आजादी के साथ साथ विभाजन के रूप में भारत एक बड़ी आपदा से भी गुजर रहा था। बंटवारे का एक ही कारण होता है, चाहे वो घर का हो या देश का, नफरत। भारत को आजादी इस नफरत भरे माहौल में ही मिली थी जिसे बहुत सारे नेता सींचने में लगे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो नफरत के खिलाफ और सांप्रदायिक शांति के पक्ष में थे। इस समूह का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। भारत अपने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी के दौर से गुजर रहा था और इस वक्त देश को गांधी की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा थी। गांधी अपनी प्रासंगिकता को बंगाल में साबित करने के बाद दिल्ली आए थे। दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव अपने चरम उत्कर्ष में था। तब गांधी जी ने यहाँ अमन और शांति के लिए 14 से 18 जनवरी तक अनशन किया था और अब फरवरी में पंजाब होकर पाकिस्तान जाने की योजना थी। लेकिन इसी समय शहर के दूसरे कोने में पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे की कुछ दूसरी ही योजना थी। तीनों रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में दिन होने का इंतजार कर रहे। इधर दिन में गांधी जी से मिलने डरवन के उनके पुराने साथी रुस्तम सोराबजी सपरिवार आए। इसके बाद रोज की तरह ही वो दिल्ली के मुस्लिम नेताओं से मिले। गांधी जी 2 फरवरी को वर्धा सेवाग्राम आश्रम जाना चाहते थे। उन्होंने दिल्ली के मुस्लिम नेताओं से दिल्ली छोड़ने पर सहमति ली, जिसके बाद अपने सहयोगी ब्रिज कृष्णा चंडीवाला से वर्धा के लिए ट्रेन टिकट बुक करने के लिए कहा। दोपहर के समय गांधी जी आगंतुकों से मिलते रहे। इनमें शरणार्थी, हरिजन, कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। श्रीलंका से एक राजनयिक भी अपनी बेटी के साथ आए थे। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी भी आई थी। इस बीच गांधी जी नेहरू और पटेल के बीच के मनमुटाव को लेकर चिंतित थे। दिन के 4:30 बजे गांधी जी से मिलने पूरे दिन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। साथ में थी उनकी पुत्री मनीबेन। प्रार्थना के समय यानी शाम 5 बजे के बाद तक गांधी उनसे मंत्रणा करते रहे। पटेल के साथ बातचीत के दौरान गांधी जी चरखा चलाते रहे और आभा का परोसा शाम का खाना, बकरी का दूध, कच्ची गाजर, उबली सब्जियां और 3 संतरे खाते रहे। उधर बिरला हाउस के लिए निकलने से पहले नाथूराम गोडसे ने कहा कि उसका मूंगफली खाने का मन कर रहा है। आप्टे उनके लिए मूंगफली ढूंढने निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद आकर बोला, पूरी दिल्ली में कहीं भी मूंगफली नहीं मिल रही है, क्या काजू और बादाम के साथ काम चल जाएगा? लेकिन गोडसे को केवल मूंगफली ही चाहिए था। आप्टे फिर बाहर निकला और इस बार वो मूंगफली का एक बड़ा लिफाफा लेकर वापस लौटा। गोडसे मूंगफली पर टूट पड़ा। तभी आप्टे ने कहा कि अब चलने का समय हो गया। तय हुआ कि गोडसे और उसके साथी पहले बिरला मंदिर जाएंगे, ईश्वर से आशीर्वाद लेंगे। करकरे और आप्टे भगवान के दर्शन और प्रार्थना करना चाहता था। गोडसे को इस तरह की बातों में दिलचस्पी नहीं थी।
4:15 बजे गोडसे और उसके साथियों ने कनॉट प्लेस के लिए एक टांगा लिया। वहां से फिर उन्होंने दूसरा टांगा लिया और बिरला हाउस से 200 गज पहले उतर गया। उधर गांधी जी और पटेल के बीच बातचीत चल रही थी। गांधी जी ने उन्हें नेहरू के साथ अपने मतभेद को भुलाने के लिए भी कहा। यह चर्चा इतनी गंभीर और गहरी थी कि गांधी जी को अपनी प्रार्थना सभा में जाने के लिए देर हो गई। 5:15 पर वो बिरला हाउस से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जाने लगे। उन्होंने अपने हाथ अपनी भतीजियों आभा और मनु के कंधों पर टिका दिया। चूंकि उन्हें देर हो गई थी, इसलिए उन्होंने प्रार्थना स्थल जाने के लिए शॉर्टकट लिया। रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी द ईयर दैट चेंज्ड द वर्ल्ड में लिखते हैं, गांधी प्रार्थना स्थल के लिए बने चबूतरे की सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि खाकी पहने हुए नाथूराम गोडसे उनकी तरफ बढ़ा। उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे वो गांधी जी का पैर छूना चाह रहा है। आभा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नाथूराम गोडसे ने आभा को धक्का दे दिया और उसके हाथ से गांधी की नोटबुक इत्यादि छिटक कर जमीन पर गिर गए। तभी गोडसे ने अपनी पिस्तौल निकालकर गांधी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगातार 3 फायर किया। एक गोली गांधी के सीने में और 2 गोली उनके पेट में लगी। गांधी जमीन पर गिरे और उनके मुंह से निकला, हे राम। खून से भीगी उनकी धोती में मनु को गांधी की इंगरसोल घड़ी दिखाई दी। उस समय उस घड़ी में 5:17 हुए थे। गांधी के गिरते ही सुशीला नैयर की एक सहयोगी डॉक्टर ने गांधी का सिर अपनी गोद में रख लिया। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, उनके शरीर से जान पूरी तरह निकली नहीं थी। उनका शरीर गर्म था और उनकी आंखें आधी मूंदी थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गांधी को मृत घोषित कर दे, लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस कर पा रही थी कि गांधी अब इस दुनिया में कहीं नहीं है। गुहा लिखते हैं, सरदार पटेल गांधी से मिलकर अपने घर पहुंचे ही थे कि उन्हें गांधी पर हुए हमले की खबर मिली। वो तुरंत अपनी बेटी मनीबेन के साथ वापस बिरला हाउस पहुंचे। उन्होंने गांधी की कलाई को इस उम्मीद के साथ पकड़ा कि शायद उसमें कुछ जान बची हो। वहां मौजूद एक डॉक्टर बीपी भार्गव ने ऐलान किया कि गांधी को इस दुनिया से विदा लिए 10 मिनट हो चुके। नेहरू भी बिरला हाउस पहुंच चुके थे और माउंटबेटन भी। जब माउंटबेटन से किसी ने कहा कि यह भारत के लिए अत्यंत शोक का दिन है, तब माउंटबेटन ने कहा कि यह भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए शोक का दिन है। ठीक 6 बजे रेडियो पर बहुत सोच समझकर तैयार की गई घोषणा सुनकर भारत के लोगों को पता चला कि जिस सीधे साधे कोमल स्वभाव के शख्स ने उन्हें आजादी दिलाई थी, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। समाचार बुलेटिन में बार बार दोहराया गया कि उनको मारने वाला व्यक्ति हिंदू था। रात को 2 बजे जब भीड़ थोड़ी छटी, तो गांधी जी के साथ ही उनके पार्थिव शरीर को बिरला हाउस के अंदर ले आए। गांधी के शव के स्नान करने की जिम्मेदारी ब्रज कृष्ण चांदीवाला को दी गई। ब्रज कृष्ण चांदीवाला ने गांधी जी के खून से सने कपड़े उतारकर उनके बेटे देवदास गांधी के हवाले किया। उन कपड़ों में उनकी ऊनी शॉल भी थी, जिसमें गोलियों से 3 छेद बन गए थे। खून बहने से उनके कपड़े जिस्म से चिपक गए थे। उन्हें निकालने के दौरान जख्म फिर से ताजे हो गए। बाद में ब्रज कृष्ण ने अपने किताब एट द फीट ऑफ गांधी में लिखा है कि बापू का निर्जीव शरीर लकड़ी के तख्ते पर रखा हुआ था। मैंने उसे नहलाने के लिए टब से लोटे से ठंडा पानी भरा और बापू के शरीर पर डालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी अचानक अपने आप ही मेरे हाथ रुक गए। बापू ने कभी भी ठंडे पानी से स्नान नहीं किया था। उस समय रात के 2 बज रहे थे। जनवरी की रात की जबरदस्त ठंडी थी। मैं किस तरह से वो बर्फीला पानी
बापू के शरीर पर डाल सकता था। मेरे टूटे हुए दिल से एक आह से निकली और मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। लेकिन फिर मैंने उसी ठंडे पानी से बापू को नहलाया। मैंने उनके गले में सूत की बिनी हुई माला भी पहनाई और माथे पर तिलक लगाया। अगले दिन गांधी के पार्थिव शरीर को एक खुले डॉज वाहन में रखा गया था। यह कार सेना की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरों की 8वीं कंपनी की थी। रामचंद नाम के व्यक्ति इसके ड्राइवर थे। सरदार अपने मृत स्वामी के पैरों के पास उदास और शांत बैठे थे। पंडित नेहरू अपने शोकग्रस्त चेहरे के साथ सिर के पास खड़े थे। गाड़ी में महात्मा के 2 अन्य पुराने भक्त राजकुमारी अमृत कौर और जेपी कृपलानी भी थे। बिरला हाउस से गांधी की शव यात्रा इंडिया गेट की तरफ बढ़ चली। शायद पहली बार लोगों को 150 फीट ऊंचे इंडिया गेट की दीवार पर चढ़कर महात्मा गांधी की शव यात्रा को देखते हुए देखा गया। माउंटबेटन के निजी सचिव एलन कैंपबेल जॉनसन ने अपनी किताब मिशन विद माउंटबेटन में लिखा है, अंग्रेजी राज को भारत से हटाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी को उनकी मृत्यु पर भारत के लोगों से ऐसी श्रद्धांजलि मिल रही थी जिसके बारे में कोई वायसराय कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब गांधी जी की शव यात्रा दिल्ली गेट के पास पहुंची तो 3 डेकेटो विमान ने नीचे उड़ान भरते हुए राष्ट्रपिता को सलामी दी। बाद में अनुमान लगाया गया कि महात्मा गांधी की शव यात्रा में कम से कम 15 लाख लोगों ने भाग लिया। अंत्येष्टि स्थल से 250 मीटर पहले डॉज गाड़ी का इंजन बंद कर दिया गया और भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के 250 जवान 4 रस्सों की मदद से गाड़ी को खींचकर उस स्थान पर ले गए जहां गांधी की चिता में आग लगाई जानी थी। गांधी जी की अंत्येष्टि में 15 मन चंदन की लकड़ी, 4 मन घी और 1 मन नारियल का इस्तेमाल किया गया था। इसके लिए रात को ही पीडब्ल्यूडी ने यहां लकड़ी के चबूतरे का निर्माण किया था। गांधी जी के तीसरे बेटे रामदास गांधी ने अंतिम संस्कार किया। जैसे ही शाम के धुंधलके में गांधी की चिता से लाल लपटें उठी, वहां मौजूद लाखों लोग एक स्वर में कह उठे, महात्मा गांधी अमर रहे। गांधी जी की अंतिम यात्रा में उपस्थित हर व्यक्ति, हर समूह ये गवाही दे रहा था कि किस तरह इसी व्यक्ति ने आज से 30 साल पहले एक गरीब और गुलाम देश के लोगों को एकजुट करना शुरू किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या के कुछ समय बाद ही शाम को ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। लेकिन नेहरू ने फिर इस स्टेटमेंट को सुधारते हुए कहा कि नहीं, प्रकाश चमकता है और हजारों साल बाद भी चमकता ही रहेगा। अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को कई दर्जन बक्सों में रखा गया और इसे देश के कई भागों में भिजवाया गया, जिसे 14 फरवरी को भारत भर के कस्बों और शहरों के नदियों और समुद्रों में विसर्जित किया गया। कलकत्ता में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हुगली नदी में अपने कांपते हुए हाथों के साथ विसर्जन किया। इस समय तक गांधी जी के दूसरे बेटे मनीलाल दक्षिण अफ्रीका से लौट चुके थे, जिन्होंने इलाहाबाद में अस्थियों का विसर्जन किया। बर्नार्ड शॉ ने गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ये दिखता है कि अच्छा होना कितना खतरनाक है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने शोक संदेश में लिखा, वो हिंदू समुदाय के महानतम लोगों में से एक थे। जब उनके एक साथी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि गांधी का योगदान एक समुदाय से कहीं ऊपर उठकर था, तब भी जिन्ना अपने विचार नहीं बदले और कहा, That was what he was, a great Hindu। जिन्ना के नंबर 2 लियाकत अली ने जरूर कहा, गांधी हमारे समय के महान व्यक्ति थे। पाकिस्तान टाइम्स में लिखा,
गांधी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले और सम्मानित राजनीतिक नेता थे। उस समय पाकिस्तान टाइम्स के संपादक फैज अहमद फैज ने लिखा, गांधी का जाना भारत के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों के लिए भी उतनी ही बुरी खबर है। गांधी जी की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। दो काम ऐसे थे जो वो जीवित रहते हुए नहीं कर पाए थे, लेकिन उनकी मौत ने उन कामों को कर दिया। पहला काम हुआ कि नेहरू और पटेल के बीच मतभेद खत्म हो गई और दोनों नेताओं ने समझा कि गांधी जी के देहांत के बाद की मुश्किल स्थिति में उन्हें मतभेदों से उबरकर भारत को मजबूत बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक और काम हुआ जिसे गांधी जी अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाए थे। काम था दंगे की समाप्ति। गांधी जी के देहांत के बाद हिंदू और मुसलमान एक साथ रहना सीख गए थे। शायद उन्हें समझ आ गया था कि अहिंसा के रास्ते पर चलते चलते हिंसा के झांसे में आने के बाद उन्होंने क्या खो दिया था। सवाल ये है कि गांधी की हत्या किसने की, एक व्यक्ति या एक विचारधारा ने? और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की? क्या वो अकेला था? इसे हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।